हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बार्टर सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है वो शुरू से ही है, ठीक है। अभी भी बार्टर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। बल्कि अब तो बड़े लेवल पर इंटरनेट के माध्यम से बार्टर सिस्टम जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बार्टर सिस्टम आखिर होता क्या है। अब बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पुराना मेथड है। अभी जो पेपर करेंसी आई है या जो मेटेलिक मनी आई है, या अगर हम बात करें जो प्लास्टिक मनी है, उससे पहले ही बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट हुआ करता था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था। तो डेफिनेशन देखते हैं इसे क्या है। तो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना ही बार्टर एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। सो एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी और सीसी इकोनॉमी, ठीक है। तो आप इसे बार्टर इकोनॉमी बोल सकते हो या सीसी इकोनॉमी भी बोल सकते हो बार्टर सिस्टम को। यहाँ सी का मतलब है कमोडिटी, तो इसका मतलब कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के बारे में और थोड़ी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। देखो, ऐसे होता था बार्टर सिस्टम में कि कोई व्यक्ति को अगर कोई चीज गुड्स चाहिए तो वो गुड्स को देता था, बेचता था और गुड्स को खरीदता था। यानी कि जो खरीदने और बेचने का जो पूरा प्रोसेस है वो गुड्स में ही होता था, कोई थर्ड चीज जो है वो नहीं होती थी, ठीक है। अगर आपको कोई चावल चाहिए और आपके पास गेहूं है, ठीक है, तो आप चावल देकर जो है वो मतलब गेहूं देकर जो है वो आप चावल ले सकते हो किसी से, अगर सामने वाले को भी वही नीड है जो आपको है, ठीक है। यानी कि म्यूचुअल जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हमने देखा कि कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक मनी और धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन जो है वो प्लास्टिक मनी तक बढ़ता गया, ठीक है। अभी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो यूज की जाती है, ठीक है, जो फंड्स को ट्रांसफर करने में हेल्प होती है, ठीक है। सो जो इसकी सबसे बड़ी कमी है बार्टर एक्सचेंज की या बार्टर सिस्टम की, वो है पहला जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये डबल कॉन्सिडेंस क्या होता है? तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मींस द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यानी कि एक ही साथ अगर जो बायर्स और सेलर्स हैं उनकी म्यूचुअल बॉन्ड्स अगर सेटिस्फाइड हो जाए, यानी कि जो मैं चाहता हूं और जो मेरे पास है और जो आप चाहते हो और जो आपके पास है वो देने के लिए तैयार हो, यानी कि फिट बैठ रही हो दोनों में। हो सकता है कि मुझे जूते देने हो और उसके बदले चावल लेने हो, पर सामने वाले को अगर जूते नहीं चाहिए पर चावल है उसके पास, तो क्या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे जूते नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तब मानी जाती है जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जो है वह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। So barter system can work only when both and seller are ready to exchange each other's goods, ठीक है। और इट इज वेरी रेयर और डिफिकल्ट केस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। कभी कभी क्या होता था कि लोग मॉर्निंग में निकले अपना सामान बेचने के लिए और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो चीज है उनके पास वो दूसरा खरीद ले, ठीक है, और जो उन्हें चाहिए वो दूसरे के पास हो। तो कभी कभी वेट करते करते उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, एफर्ट भी करना पड़ता था, और कभी कभी शाम हो जाती थी फिर भी वो सामान जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता था। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी बार्टर सिस्टम के टाइम पर, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। सेकंड जो है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि उस समय जो गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे उनकी कोई एक एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं हुआ करती थी, ठीक है। कभी आप 1 किलो चावल के बदले 2 किलो गेहूं ले रहे हो, या 1 किलो चावल के बदले आप फिर एक वन पेयर जो है वो शूज ले रहे हो, ठीक है। तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं थी कि आखिर ये एक 1 kg राइस जो है वो कितने वैल्यू ऑफ जो वीट है उसके बराबर है, ठीक है। और इसमें जो एक्सचेंज रेट हुआ करता था वो बहुत ज्यादा मल्टीपल एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है। सो द रेट एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज वर एक्सचेंज्ड वाज नॉट नोन और फिक्स्ड,
तो पता नहीं था हमें कि किस रेट पर बेचना है, तो कभी कभी किसी न किसी एक पार्टी को नुकसान हो जाया करता था। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप गए मार्केट में और आपने महंगी चीज दे दी और उस जो सामने वाला व्यक्ति है उसने आपको सस्ती चीज दी थी, पर आपको पता ही नहीं है इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द पार्टी जो है वो सफर कर दी थी लॉसेस को। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल एक्सचेंज रेट और रिलेटिव प्राइस। ठीक है, अब अगर इस एग्जांपल को समझे मल्टीपल एक्सचेंज रेट का, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि मल्टीपल एक्सचेंज रेट आगे होता क्या है। तो देखते हैं, देखो अगर 4 गुड्स हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अगर 4 गुड्स हैं तो इनमें एक्सचेंज रेट कितना होगा। देखो, हो सकता है कि ए और बी के साथ एक्सचेंज किया जाए, हो सकता है ए और सी के साथ एक्सचेंज किया जाए। तो ए और बी का एक एक्सचेंज रेट हो गया कि अगर आप ए दोगे तो बी ले रहे हो, ए और सी के साथ हो गया, ए और डी के साथ हो गया। ठीक है, वैसे ही बी सी के साथ हो गया, बी डी के साथ हो गया। ठीक है, और एक हो गया सी और डी के साथ। तो ये ए और बी ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है अलग अलग गुड्स के। तो देखो 4 अगर गुड्स हैं तो कितने एक्सचेंज रेट हैं, 6 हैं। पर मनी के आने पर क्या हुआ कि अगर ए बी सी डी 4 गुड्स हैं तो अगर इनकी वैल्यू कितनी होती थी मनी के आने पर, 4। तो इसका मतलब मनी के आने पर इनका जो एक्सचेंज रेट है वो कितना हो गया, 4 हो गया। क्योंकि ए का प्राइस अलग है, बी का, सी का और डी का प्राइस अलग है, इनको आपस में बदलने की जरूरत नहीं है। आप जितना एमआरपी लिखा है उतना आप दे दोगे। तो इसमें एक्सचेंज रेट कितना है, 4 है। और बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज रेट कितना हुआ करता था, अगर 4 गुड्स हैं तो 6। तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीपल एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट करता है बार्टर सिस्टम में। ठीक है, इसीलिए डिफिकल्टीज होती थी इतने सारे एक्सचेंज रेट को याद करने में कि इसका एक्सचेंज रेट क्या है और कितने में इसे देना है। ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर्स, वन ऑफ द पार्टी सफर्स लॉसेस। ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू है। ठीक है, यानी कि बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। क्यों डिफिकल्ट हुआ करता था ये देखते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर गुड्स इन प्रेजेंट एंड यूज इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स लाइफ स्पेन और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द गुड्स इन बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट एज होल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसिबिलिटी और नॉन ड्यूरेबिलिटी। यानी कि उस समय के जो गुड्स होते थे वो राइस, व्हीट या पल्सेस, यही सारी चीजें ज्यादातर एक्सचेंज की जाती थी, और या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए। तो ये कई मोस्टली जो गुड्स हुआ करते थे वो खाने पीने की चीजें हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे में कई गुड्स जो हैं वो पेरिसेबल नेचर की हुआ करते थे, जिनको जो काफी समय तक चल नहीं पाती हैं, खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ठीक है, तो एक पेरिसेबल नेचर के गुड्स हुआ करते थे जिससे प्रॉब्लम आती थी। कभी कभी ये गुड्स चोरी हो जाया करते थे। फ्लड, बाढ़ आ गई तो आपने गेहूं रखा है या चावल रखा है गोदाम में तो वो सड़ गया, आग लग गई तो वो खराब हो गया। ठीक है, या चूहे वूहे ने जो है वो खा दिया या बेकार कर दिया इसे। ठीक है, तो अब इसे बचाया भी जा सकता है। बचाने के लिए आपको वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, और वेयर हाउस का हायर स्टोरेज कॉस्ट और टाइम जो है वो आपका कंज्यूम होगा। तो ये सारी डिफिकल्टीज जो है आती थी बार्टर सिस्टम में। ठीक है, तो स्टोर करना बड़ा डिफिकल्ट होता था उस समय चीजों को। अब तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है। ठीक है, आप बैंक में पैसा रख दो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने साल आप करना चाहो, बाढ़ आ जाए या आग लग जाए, कहीं पर भी हो, आपका पैसा जो है वो क्या है, सेफ है। ठीक है, फोर्थ है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, यानी कि डेफर्ड पेमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसकी कमी हुआ करती थी बार्टर सिस्टम में। अब देखते हैं कि डेफर्ड पेमेंट क्या होता है। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आज पेमेंट ना करके किसी फ्यूचर डेट पर उसकी पेमेंट करना। ठीक है, ज्यादातर हम लोन लेते हैं तो हम डेफर्ड पेमेंट ही करते हैं कि आज हमने लोन लिया, उसके बाद फिर 1 साल, 2 साल या 6 महीने बाद हम उस पैसे को क्या करेंगे, उन्हें पेमेंट कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे। सो डेफर्ड पेमेंट्स आर पेमेंट दैट आर कंप्लीटली और पार्शियली पोस्टपोन्ड फॉर फाइनेंशियल रीजन। ठीक है, जो कि फ्यूचर में इसे किया जाता है। इट वॉज द प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज ड्यू टू द लैक ऑफ एग्जैक्ट क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो मान लेते हैं मैंने गेहूं लिया आपसे अच्छी क्वालिटी का, और मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं अगली जो फसल होगी उसमें से आपको एग्जैक्ट जो है उतने
जो केजी है उतना आपको मैं लौटा दूंगा, रीपेमेंट कर दूंगा। पर जब लौटाने का टाइम आया तो उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो अब सामने वाला मना भी कर सकता है, पर वो अब लेके कहाँ से आया जब उसकी फसल ही ऐसी हुई है तो। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी बार्टर सिस्टम में, जहां पर ये हमें नहीं पता होता था, या उसकी जो क्वालिटी है, सेम क्वालिटी अश्योरेंस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, वैल्यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, और उस गुड्स की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज भी हो जाया करती थी। ठीक है, अभी डेफर्ड पेमेंट आसान हो गया है मनी के आने से। क्यों आसान हो गया? क्योंकि हम इंटरेस्ट सहित जो है उतनी वैल्यू हम पेमेंट कर देते हैं। तो अगर हमने 1 लाख का लोन लिया तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू 1 लाख तो नहीं रहेगी, जो अभी की वैल्यू 1 लाख है, वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टाइम के साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। तो उस वैल्यू को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, और वही एक्स्ट्रा पेमेंट क्या होती है? इंटरेस्ट होती है। तो बार्टर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था कि इंटरेस्ट या ठीक है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाया करती थी कभी कभी, पर इंटरेस्ट नाम की कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो ये लॉस जो है वो सहना पड़ता था। तो एक प्रॉब्लम थी मतलब बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट की। लास्ट जो मतलब और जनरल एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो ये है कि बार्टर सिस्टम में जो उसके फायदे हैं वो ये हैं कि आपको मनी की जरूरत नहीं पड़ती बार्टर सिस्टम में करने के लिए। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मनी जो है वो बार्टर सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है। मनी ने बार्टर सिस्टम की कई प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया है। फिर बार्टर सिस्टम की एडवांटेज कैसे हो सकता है? तो आपको बार्टर सिस्टम करते समय मनी की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास कुर्सियां हैं बहुत सारी और आपको क्लोथ्स लेने हैं। ठीक है, तो आप दो चीज कर सकते हो कि कुर्सियों को पहले आप बेचोगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे और इस पैसे से आप खरीद सकते हो। तो 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो गई कि आपने सेल किया, पेमेंट मिला, और फिर परचेज किया अपना क्लोथ जो है। ठीक है, और बार्टर सिस्टम में अगर आप करोगे, बार्टर सिस्टम के जरिए करोगे, तो आप क्या करोगे? कुर्सी के बदले आप डायरेक्ट क्लोथ ले लोगे। तो ये थोड़ा इजी हो गया ना मनी ना होने की वजह से। तो ये एडवांटेज होती थी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती थी इसमें? द कॉम्प्लिकेशन ऑफ बार्टरिंग इज डिटरमाइनिंग हाउ ट्रस्टवर्दी द पर्सन यू आर ट्रेडिंग विद इज। ठीक है, इसका मतलब कि बार्टर सिस्टम तभी फायदेमंद होता था जब आप सामने वाले बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हो कि वो हमें धोखा नहीं देगा। ठीक है, और ये तभी होता था जब आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ही बेचा करते थे। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होता था कि सारे चीज जो है वो आप रिलेटिव्स को ही बेच दो। ठीक है, उनकी नीड्स और वांट्स जो है वो अलग अलग हुआ करती थी, तो जिसकी वजह से आपको मार्केट्स में ऐसे लोगों को बेचना पड़ता था जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी सामने वाला बंदा जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन या एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देकर अच्छी क्वालिटी का गुड्स लेकर आपको बैड क्वालिटी के गुड्स जो है वो बेच सकता है। ठीक है, और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि मैं तो मतलब नुकसान हो गया मेरा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी ट्रेडिंग करने में, क्योंकि सामने वाला बंदा जो है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होता था। अगर किसी ने धोखा दिया है या डिसीव किया है किसी बायर एंड सेलर ने, तो आप कहीं जाकर उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती थी। दूसरा है कोई वारंटीज नहीं होती इन गुड्स एंड सर्विसेज की। मान लेते हैं कि किसी ने टॉयज दिया आपको, या कोई मशीन जो है वो एक्सचेंज की थ्रू बार्टर सिस्टम, और वो मशीन जो है खराब हो गई। ठीक है, तो आप कहीं उसकी वारंटी नहीं है, कहीं वो नहीं है, तो आपको क्या हो गया? नुकसान सहना पड़ता था। ठीक है, और नीड एक्सपीरियंस। और बार्टर सिस्टम को अच्छे तरीके से, जहां पर किसी का नुकसान ना हो, एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बार्टर सिस्टम में एंटर करते हो तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो लोग क्या करते थे कि पहले फैमिली या जो रिलेटिव से जान पहचान है उनमें ही थोड़ा एक्सचेंज किया करते थे। फिर बाद में फ्यूचर में जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता था गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का मार्केट में, तब वो मार्केट में जाकर उतरते थे और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे क्लोज टू जो रियल वैल्यू है, मतलब रियल वैल्यू की क्लोज में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।